नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। नई गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि वो संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन और कंटेनमेंट जोन तय करें। तो वहीं गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि 31 मई तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट कैंसिल रहेंगी। इस लॉकडाउन में सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच बसें और यात्री गाड़ियों को चलाए जाने की अनुमति दी है, लेकिन बसों या गाड़ियों को चलाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी होगी। यह व्यवस्था विशेष तौर पर फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए की गई। उधर राज्यों में मेट्रो को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग बंद रहेंगे, तो वहीं होटल, रेस्टोरेंट, बार सब बंद रहेंगे। हालांकि जो होटल पुलिस, सरकारी अफसरों, हेल्थ वर्कर्स, टूरिस्ट और क्वारंटाइन के लिए सेवाएं दे रहे हैं, वे लगातार जारी रहेंगे। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और इस नई गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों को भी अधिकार दिए गए हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं और अंतिम किश्त की जानकारी दी। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वें दिन क्या क्या ऐलान किए। राहत की आखिरी किश्त का ऐलान। हर क्लास के लिए एक चैनल की घोषणा। सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर जोर। आर्थिक संकट में कंपनियों को लेकर बड़ा फैसला। 1 साल तक कोई दिवालिया प्रोसेस नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्थिक पैकेज की डिटेल दे रही हैं। वित्त मंत्री ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की 5वीं और आखिरी किश्त की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि हमने पिछले 4 दिनों में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ के लिए कई घोषणाएं की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान है तो जहान है। देश संकट के दौर से गुजर रहा है। आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री के अहम ऐलान। मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ दिए जाएंगे। 61,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए फंड पहले दिया जा चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 12 नए चैनल। नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी लाई जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए रिफॉर्म किए जाएंगे। ब्लॉक लेवल पर पब्लिक हेल्थ लैब और अस्पताल बनाए जाएंगे। पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत डिजिटल ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। कंपनियों के लिए 1 साल तक कोई दिवालिया प्रोसेस
नहीं शुरू की जाएगी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी की घोषणा की जाएगी। राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी। 20 लाख करोड़ का ब्यौरा। पहली किस्त 5,94,550 करोड़। दूसरी किश्त 3,10,000 करोड़। तीसरी किश्त 1,50,000 करोड़। चौथी और पांचवी किस्त 48,100 करोड़। इसके पहले 1,91,800 करोड़ की घोषणाएं की गई। आरबीआई ने 8,01,603 करोड़ के ऐलान किए। आपको बता दें कि वित्त मंत्री द्वारा कुल 11,02,650 करोड़ के ऐलान किए गए। इसके अलावा पहले 1,91,800 करोड़ की घोषणाएं की गई, तो साथ ही आरबीआई ने 8,01,0603 करोड़ के ऐलान किए। कोरोना काल के दौरान सरकार और आरबीआई ने मिलकर कुल 20,97,053 करोड़ के ऐलान किए। स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को उन प्रवासी मजदूरों से बातचीत की थी जो अपने गृह राज्यों में लौटने के लिए दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर पर चल रहे थे। तो वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रवासी मजदूरों से मिलने और कांग्रेस की ओर से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सब ड्रामेबाजी है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रवासी मजदूरों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आमने सामने। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निर्मला सीतारमण का सीधा हमला। देश भर में जारी लॉकडाउन की वजह से प्रवासी श्रमिकों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात करके उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। दरअसल राहुल गांधी ने शाम के समय सुखदेव विहार इलाके के फ्लाईओवर के पास मजदूरों से मुलाकात की और उनसे करीब 1 घंटे तक बातचीत की। गुस्से में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हमको ड्रामेबाज कह रहे, कल जो हुआ वह क्या था? संकट के समय राजनीति ना करे कांग्रेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुस्से में बोली कि प्रवासी मजदूरों के साथ रास्ते में बैठकर बात करना क्या यहां ड्रामेबाजी नहीं है? साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर सोनिया गांधी से विनती करती हूं कि संकट की घड़ी में जिम्मेदार होकर बात करें और प्रवासी मजदूरों की समस्या को हल करने में सरकार की मदद करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन, मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का वो समय है क्या?
वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। दुख लग रहा है, दुख हो रही है, पूरे देश में दुख के साथ लोग बात कर रहे हैं क्या हालात हो गया है हमारे माइग्रेंट्स को। इतने सारे स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करते हुए स्टेप्स जब हम ले रहे हैं, ये क्या तरीका है? जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। हाथ जोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मांग रही हूं, लेट अस स्पीक रेस्पॉन्सिबली, लेट अस डील विद आवर माइग्रेंट्स मोर रेस्पॉन्सिबली। आई एम सॉरी। आपको बता दें कि देश भर में जारी लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात करके उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। वित्त मंत्री ने इसी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। लॉकडाउन में घर जाने के लिए पैदल निकले मजदूरों की कई मार्मिक तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसी में कोई अपने बच्चे को गोद में लिया है तो कोई अपनी मां को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद किसी के पैर में छाले पड़ गए, तो कोई भूख और प्यास से बिलबिला रहा है, कोई अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल ना हो पाने से परेशान है, तो कोई बेटी की शादी की तारीख आगे बढ़ने से। तो वहीं अब आगरा हाईवे पर एक प्रवासी महिला का अपने बेटे को सूटकेस पर सुलाकर खींचने का मामला तूल पकड़ने लगा है। यह रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के बीच यातायात के साधन बंद होने से प्रवासी मजदूरों के सामने समस्या खड़ी हो गई। कोई मजदूर पैदल सैकड़ों मील दूर अपने घर जा रहा है, कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, तो कोई ट्रक और अन्य साधन से। सभी को बस अपने घर पहुंचना है, फिर चाहे साधन कोई भी हो। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसमें एक मां अपने बच्चे को सूटकेस पर सुलाकर खींच कर ले जाती हुई दिखाई दी थी। ये वीडियो सामने आने के बाद शासन और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और अब ये मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस भेजा है। आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हम इस घटना से भली भांति परिचित हैं और लॉकडाउन के दौरान आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि अगर स्थानीय अधिकारी सतर्क होते तो उस परेशान परिवार और ऐसी तकलीफों का सामना कर रहे अन्य लोगों को कुछ राहत तत्काल पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह घटना मानवाधिकार के उल्लंघन के समान है और इसमें NHRC के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिसके चलते NHRC ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों और आगरा के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये था पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश के महोबा में 1.5 दर्जन के लगभग लोग पंजाब से पैदल अपने घर जाने के लिए निकले।
इनके साथ छोटे बच्चे थे जिनमें कदम भर चलने की ताकत नहीं थी, जिसके बाद मां ने सूटकेस पर बच्चे को लटका दिया और सूटकेस को रस्सी से खींचने लगी। यह वीडियो जब वायरल हुआ तो मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया और इसके बाद एनएचआरसी ने इस पर संज्ञान लिया। इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे साहब? देश भर में लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने लगे। इन लोगों में कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जो दिल को झकझोर कर देने वाली थी। ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक दिव्यांग साइकिल के पैडल पर बैठकर हाथ के सहारे साइकिल को धकेलता नजर आया था। अब जरा सोचिए, जब इसे थकान होती होगी तो ये कैसे साइकिल को रोकता होगा और फिर से उसे लेकर आगे बढ़ता होगा। इस बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को विचार करना चाहिए। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी जारी है और इसी बीच मध्य प्रदेश में एक और बड़ा हादसा हुआ, जहां एक टैंकर ने घर वापस जा रहे मजदूरों को रौंद दिया। इस घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी मजदूरों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक बस हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में 32 प्रवासी मजदूरों के घायल होने की खबर है। यह रिपोर्ट देखिए। नहीं थम रहा मजदूरों की मौत का सिलसिला। मध्य प्रदेश में एक और भीषण हादसा। मजदूरों के लिए काल बनी मध्य प्रदेश की सड़कें। बड़वानी में 4 और भिंड में 2 की मौत। कोरोना वायरस की वजह से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर कहर बनकर टूट रहा है। लॉकडाउन की वजह से पलायन कर रहे मजदूरों के साथ हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी ही एक दर्दनाक हादसे की खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी से रविवार को सामने आई, जहां एक ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। रविवार को बड़वानी और भिंड जिले में कुल 6 मजदूरों की मौत हुई। दोनों ही जगहों पर ट्रक ने मजदूरों को कुचल दिया। सड़क हादसे में अब तक एमपी में 20 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई है, तो वहीं 100 के करीब जख्मी हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शनिवार को भी मजदूरों की मौत। वहीं शनिवार की सुबह भी मध्य प्रदेश से एक भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई। इस हादसे में 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल सागर कानपुर मार्ग के निवार घाटी सेमरा पुल के पास मजदूरों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 16 मजदूर घायल हो गए, जबकि 6 की मौत हो गई। इसके अलावा कुछ घायल मजदूरों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बंडा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मजदूर महाराष्ट्र से बस्ती की ओर जा रहे थे। इसमें कितने लोगों की मौत हुई? ये आज सुबह सागर जिले से लगा हुआ
की जिला छतरपुर में आता है, वहाँ की घटना है। एक ये महाराष्ट्र से जो ट्रक जा रहा था ये पलट गया, जिसमें कपड़े के रोल्स थे और इसमें कुछ मजदूर सवार थे। घटना में अभी कुल 4 महिलाएं और 2 पुरुषों की मृत्यु हुई है और बाकी जो 16 अन्य हैं इनका बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। घटना जो हुई है ये छतरपुर जिला है, किंतु सागर जिले की सीमा के थाने पास पड़ते थे, तो वहाँ पर घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शाहगढ़ और थाना प्रभारी छानबीला अपने बल के साथ पहुँच गए थे और थाना प्रभारी बक्सवाहा भी वहाँ पे आ गए थे और पुलिस बल और आम जनता जो थी वहाँ, इनकी सहायता से मजदूरों को अस्पताल पहुँचाया गया और ट्रक को सीधा कराया गया, जिसके अंदर भी 2 लोग दबे हुए थे। और मां के पास रोता बिलखता रहा बच्चा। वहीं इसके पहले इस हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। घटनास्थल पर जहां मां का शव पड़ा था, वहीं पर बच्चे रोते बिलखते दिखाई दिए। ये दर्दनाक तस्वीरें किसी को भी झकझोर कर रख सकती है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बस पलटी, 32 मजदूर घायल। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में रविवार सुबह एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 32 प्रवासी मजदूर घायल हो गए। आनन फानन में सभी को जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक सभी मजदूरों को मामूली चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। नहीं रुक रहे मजदूरों के साथ हादसे। दरअसल देश में कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के बाद बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। ट्रेन और बसों की व्यवस्था होने के बावजूद प्रवासी लोग हाईवे पर पैदल, साइकिल, बाइक, रिक्शा या फिर ट्रकों की मदद से अपने गांवों तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इन हादसों की बात करें तो जहां इन हादसों के लिए खुद प्रवासी मजदूर जिम्मेदार हैं, तो वहीं सरकार की धीमी प्रक्रिया भी इसका एक कारण है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें सही समय पर ट्रेनें और बसें चलाती तो शायद आज ये नौबत ना आती। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी अपने बेहुदा और बेशर्म चरित्र के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। उनके शर्मनाक बयानों से हर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलता है। एक बार फिर से अब अफरीदी ने जम्मू कश्मीर पर झूठी और शर्मनाक बयानबाजी की है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कश्मीर मुद्दे का राग अलाप रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का जहर। शाहिद अफरीदी ने अलापा कश्मीर का राग। पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान। अभिनंदन वर्धमान का उड़ाया मजाक। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का दौरा किया। यहां कश्मीर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शाहिद अफरीदी ने अपनी बौखलाहट दिखाते हुए कुछ सैनिकों
और लोगों के बीच भारत के खिलाफ कई विवादास्पद बयान दिए। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब शाहिद अफरीदी ने जहर उगला हो। इसके पहले भी वो ये शर्मनाक हरकत कर चुका है, लेकिन इस बार गौतम गंभीर ने अफरीदी के पोल को खोलते हुए उन पर ऐसा पलटवार किया कि अफरीदी की बोलती ही बंद हो गई। 16 साल के अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान की 7 लाख फौज के पीछे 20 करोड़ लोग खड़े हैं, तो फिर 70 साल से कश्मीर के लिए भीख क्यों मांग रहे हैं? अफरीदी, इमरान खान और बाजवा भारत और मोदी के खिलाफ जहर जरूर उगल सकते हैं, लेकिन जजमेंट डे तक कश्मीर नहीं मिलेगा। बांग्लादेश याद है? बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं, वो बच्चे तो रहे नहीं क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है और आप ही की नहीं आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सामान बांट रहे हैं, खाना बांटने गए हैं, तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए। इस टाइम राजनीति करने का क्या फ़ायदा है? कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का? आप अपना देश देखिए ना। आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहाँ पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीज़ें बोलिए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। वहीं इस मामले पर गंभीर के बाद अब हरभजन सिंह ने भी अपनी राय रखी। हरभजन सिंह ने कहा कि जो अफरीदी ने हमारे पीएम के खिलाफ बोला है वो बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है। अफरीदी ने इस मामले में अपनी सारी हदें पार कर दी है। अफरीदी ने किया वो बदतमीजी है। वो कभी भी उठ के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में या फिर हमारे देश के बारे में या हमारे देश के नागरिकों के बारे में कुछ भी बोल दे, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तो और जो मर्यादा में उनको रह के बातें करनी चाहिए वो उनको करनी चाहिए थी, बट वो नहीं कर रहे हैं। लगातार आके वो भारत के लिए उल्टी सीधी बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए उल्टी सीधी बात करेंगे या मेरे किसी भी भाई के लिए, हिंदुस्तानी के लिए उल्टी सीधी बात करेंगे, तो वो हमारे से तो बर्दाश्त नहीं है। वहीं शाहिद अफरीदी की टिप्पणी पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी भड़क गए और उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, इतिहास पढ़ो पहले। पाकिस्तान ने जब भी कोई दुस्साहस किया तो भारत से उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 की जंग में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में तिरंगा झंडा भारतीय सेना ने गाड़ा। जो आज बांग्लादेश है वो कभी पूर्वी पाकिस्तान होता था। पाकिस्तान ने जब दुस्साहस किया तो भारतीय सेना ने दूसरा देश बना दिया, बांग्लादेश। कारगिल की जंग में पाकिस्तान ने छिपकर पहाड़ियों में घुसपैठ की तो भारतीय सेना ने मार मार कर उन्हें खदेड़ा। विवादों से अफरीदी का रहा पुराना नाता। बता दें, अफरीदी का विवादों से पुराना नाता रहा है। इसके पहले भी अफरीदी कई ऐसे कारनामों को अंजाम दे चुका है जिससे उसके देश, उसके फैंस और उसके माता पिता और उसके परिवार का सिर भी शर्म से झुक गया था। और हाल ही में वायरल हुए वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि कैसे यह फर्जी उम्रधारी क्रिकेटर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे शब्द बोल रहा है जो इसकी हैसियत से कहीं आगे के हैं। जाहिर है कि सबसे अफरीदी को अपने देश के लोगों से वाहवाही तो मिल ही जाएगी।
स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश लौटने की घोषणा के बाद खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस ऐलान के बाद यहां फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत 25 मई को एयर इंडिया का एक विमान भारतीय नागरिकों को इजराइल से वापस लेकर आएगा। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने 25 मई को दिल्ली से तल अवीव तक एक उड़ान की योजना बनाई है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस के चलते तमाम देशों के प्रतिबंधों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 7 मई से भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। और आइए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री जैसिंडा की प्रशंसा की जा रही है। 2 दिन पहले वहां लॉकडाउन से छूट देते हुए रेस्टोरेंट और कैफे हाउस खोलने की अनुमति दे दी गई थी। हालांकि छूट के दौरान उन्हें शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना है। इन्हीं नियमों के मद्देनजर जब प्रधानमंत्री अपनी मंगेतर के साथ कैफे हाउस पहुंचे तो उन्हें ये कहते हुए अंदर आने से मना कर दिया गया कि कैफे हाउस में जगह नहीं है। इसके बाद दोनों लौट गए। आपको बता दें कि इसके बाद कुछ मिनटों में जब टेबल खाली हुआ तो कैफे हाउस का एक कर्मचारी दौड़ते हुए बाहर आया, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री और उनकी मंगेतर जा चुके थे। और वहीं दुनिया भर में कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल आंकड़ा बढ़कर लगातार 50,000 के करीब जाने को बेकरार नजर आ रहा है। यह भी आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा हो चुका है। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। जॉन्स हॉपिंसन यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,237 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रूस में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रूस में कोरोना वायरस से अब तक कुल मिलाकर 2,72,043 पूरे मामले सामने आए हैं। यह भी आपको बता दें कि यहां पर कुल मिलाकर 2,537 लोगों की मौत हो चुकी है और 63,166 लोग ठीक हुए हैं। और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान ने ईद की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया है। आंतरिक मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 22 मई से 27 मई तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान सभी तरह के व्यवसाय, सार्वजनिक स्थान, दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक ईद के चांद की तस्दीक करने के लिए कराची में केंद्रीय रुयत ए हिलाल कमेटी की बैठक 23 मई को होगी। समिति के अध्यक्ष मुफ्ती मुनीबुर रहमान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 1,352 मामले सामने आ चुके हैं। और अब बात करते हैं भारत की। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए